हाय एवरीवन, ग्लोबल अफेयर्स में आपका हार्दिक स्वागत है। ऐसा कौन सा देश है मिडिल ईस्ट और यूरोप से जुड़ा हुआ जिसके इतिहास की हम बात करें तो 7, 8, 9, 10 हजार साल का इतिहास तो कोई भी बता सकता है। जी हां, वह लैंड ब्रिज जो एशिया और यूरोप को जोड़ता है और जो बहुत ही पावरफुल कंट्री है, जिसके अपने बहुत सारे अरब देशों के साथ अलग अलग तरीके से हित जुड़े हुए हैं, लेकिन वो खुद एक अरब देश नहीं है, जहां का पूरा प्राइम मिनिस्टीरियल सिस्टम बदलकर अब प्रेसिडेंशियल सिस्टम कर दिया गया है और जहां 600 साल तक एक बहुत बड़े एम्पायर ने शासन किया पूरे मेडिटेरेनियन क्षेत्र पर, वो देश तुर्की यानी कि टर्की। आज हम हमारे ये 5 वीडियोस की सीरीज में, जो कि मिडिल ईस्ट अरब्स पर आधारित है, चौथे वीडियो पर आ गए हैं। जैसा हमने आपसे वादा किया था, हमारी सीरीज का ये 78th वीडियो है, तुर्की एंड अरब्स, अ वेरी लॉन्ग एंड कॉम्प्लिकेटेड स्टोरी। आप देख रहे हैं ग्लोबल अफेयर्स बाय संदीप मानुधने। सत्यमेव जयते नानृतम, हमेशा सत्य की ही जीत होती है, असत्य की कभी नहीं। आइए आज का काम शुरू करते हैं। बहुत कुछ सीखना है, अंत तक बने रहिएगा। सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक भी कर लें। लेट्स स्टार्ट। दोस्तों, लगातार एक्सक्लूसिव नॉलेज वीडियोस पाने के लिए हमारे चैनल को ज्वाइन करें। नीचे ज्वाइन का बटन है। 5 लेवल्स ऑफ मेंबरशिप्स हमारे पास हैं, एक से बढ़कर एक। लेवल 1, 2, 3, 4, 5 अलग अलग डिलीवरेबल्स रोजाना इसमें आते रहते हैं। लेवल 4 हमारा सबसे पॉपुलर लेवल है और लेवल 5 में सिविल सर्विसेज का पूरा कोर्स रखा है। आइए जुड़िए और बेहतरीन नॉलेज वीडियोस प्राप्त कीजिए। थैंक यू। तो ये हमारे 5 सेशंस थे। मुस्लिम नेटो राइजेस से कहानी शुरू हुई थी जब मक्का जेडीए साइन हुआ, तो फिर हमने आपको पॉलिटिकल इस्लाम भी पूरा बताया। उसके बाद हमने एक बेहद महत्वपूर्ण अरब देश इजिप्ट की बात की, जो सबसे बड़ा अरब देश है, आबादी, सैन्य शक्ति इत्यादि के रूप में। और अब हम एक नॉन अरब कंट्री की बात करेंगे, टर्की। पहले ग्लोबल अफेयर सीरीज में टर्की पे एक वीडियो में आपको दे चुका हूं। साइट पे जाइए, टर्की टाइप कीजिए, सारे वीडियोस आ जाएंगे, देख डालिए। वेबसाइट आप ही के लिए बनाई है। आज हम बहुत गहराई से इतिहास के साथ देखेंगे और हमारी सीरीज का अंत होगा इजराइल वर्सेस द रेस्ट के साथ में। और यह रहा टर्की वर्ल्ड मैप पे, जैसा कि आप देख रहे हैं। तो क्या गजब का ब्रिज बना हुआ है, बिल्कुल एशिया, यूरोप और अफ्रीका के बीचों बीच। तो ये इंपॉर्टेंट तो इतिहास में होना ही था। अब जब आप टर्की का इतिहास पढ़ने बैठते हैं तो दिमाग चकरा जाता है। एंशिएंट एनातोलिया, तो अब ये एनातोलिया क्या होता है अभी बताएंगे आपको। 5 बड़े टर्म्स जो टर्की के इतिहास में आते ही हैं: ईस्ट थ्रेस, आयोनिया, एशिया माइनर, कैपेडोशिया, एनातोलिया। ये 5 शब्द अगर पता हो तो आप इतिहास के साथ जोड़ के पिछले 5-7 हजार साल में लोगों ने जो शब्द यूज किए टर्की के लेके, वो ये थे। खैर, तो तुर्की के इतिहास में आप 10,000 साल ईसा पूर्व, यानी आज से 12,000 साल पहले एंशिएंट एनातोलिया की बातें ढूंढते हैं। दिस इज एब्सोल्युटली ऑसम। ये बहुत ही अमेजिंग है और ये इतना डीप इतिहास है इस क्षेत्र का, जहां से आधुनिक मानवता की एक तरह से उत्पत्ति ही हुई। आउट ऑफ अफ्रीका थ्योरी को जब आप पढ़ते हैं तो इस क्षेत्र का महत्व 1 सेकंड में समझ में आता है। उसके बाद आयरन एज, पर्शियन, हेलेनिस्टिक, रोमन एनातोलिया, ये 1200 ईसा पूर्व से 300 ईसा पश्चात। उसके बाद क्रिश्चियनिटी का उदय और बिजेंटीन एम्पायर, जो 15वीं सदी तक चलता है। लेकिन इसी बीच तुर्क आ जाते हैं और 11वीं सदी से तुर्कों का जो एशिया से आगमन होता है वो उस पूरे क्षेत्र पे कब्जा कर लेते हैं और अंत में 600 साल चलने वाला बहुत विशाल साम्राज्य ऑटोमन स्टेट 1299 में स्थापना होती है उस्मानी साम्राज्य की। मैंने हमेशा जितना भी इतिहास पढ़ा कि 50, 60, 70 साल में नॉर्मली एम्पायर्स कोलैप्स हो जाते हैं, रॉयल फैमिलीज का बंटाधार हो जाता है। उस फेज से आगे निकल गए तो 150-1 साल में तो कबाड़ा हो ही जाता है। और अगर उस फेज से भी सफलतापूर्वक आगे निकल गए तो सामान्यतः 250-300 साल चल जाते हैं।
कोई एक सिंगल फैमिली रॉयल नहीं जगह 600 साल चल रहा है, सो दे डेफिनेटली गॉट समथिंग वेरी फंडामेंटली राइट, स्पेशली इन अ वेरी वोलेटाइल एंड मल्टी एथनिक मल्टी कल्चरल प्लेस लाइक द मेडिटेरेनियन। समझ रहे हैं? तो 15वीं 17वीं तक ऑटोमन अपने हाइट पे था, लेकिन 18वीं सदी से इनका कबाड़ा होना शुरू हुआ और इनमें फ्रैक्चर्स पड़ने शुरू हुए, खराब लीडर्स वगैरह वगैरह। और बाकी 20वीं सदी में जैसे ही फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ तो फिर ऑटोमन एम्पायर का पूरा कोलैप्स हो गया और टर्की को फादर ऑफ द नेशन मिले मुस्तफा कमाल अतातुर्क यानी मुस्तफा कमाल पाशा, जिन्होंने पूरी डायनेस्टी खत्म की और एक रिपब्लिक बनाया, सेक्युलर मॉडर्न प्रोग्रेसिव रिपब्लिक, और लिटरली डंडे मार के टर्की को मॉडर्नाइज कर दिया। और ये रिपब्लिक ऑफ टर्की ही है जिससे आप और हम वाकिफ हैं आज तक। हालांकि रजब तैयब अर्दोवान ने उसके मूल चरित्र को बदलने में कोई कसर नहीं छोड़ी है, लेकिन मुस्तफा कमाल अतातुर्क की बनाई हुई फाउंडेशन इतनी स्ट्रांग रही है कि तुर्की अभी भी उसी ढांचे में ही चल रहा है। यह बहुत ही गजब का इतिहास है तुर्की का। प्यारे दोस्तों, तो ये 5 शब्द हैं इससे जुड़े, इनको हम थोड़ी देर में फिर से देखेंगे। यहां मैंने आपको इंट्रोड्यूस कर दिया। तो अगर आप एक टॉप लेवल हेलीकॉप्टर व्यू लेते हैं तुर्की और अरब्स का, क्योंकि हमारा फोकस इस पर है ना, मैंने आपको बताया था कि जो हमारे 5 सेशंस होंगे वो ये होंगे, और इसी के साथ पूरे मिडिल ईस्ट को समझने का हमारा प्रयास है, जिसकी कहानी शुरू हुई थी ईरान से, जो हॉर्मुज को बंद करके बैठ गया है और जिसको अब कोई जल्दी ही नहीं है कुछ भी खोलने की, और विश्व अर्थव्यवस्था वापस उसी गड्ढे में गिरती चली जा रही है जो अप्रैल और मई में क्राइसिस आई थी। वी आर बैक टू एग्जैक्टली द सेम प्लेस। अब उसमें आगे क्या होगा अगले हफ्ते से फिर देखेंगे। तुर्की का अरबों के साथ जो रिश्ता रहा है वो इतना जटिल है क्योंकि उसमें सबसे पहले 600 साल के ऑटोमन साम्राज्य की झलक आती है। मोटे तौर पर यह बहुत बड़ा हिस्सा ऑटोमन्स के अधीन था ना, ऑटोमन्स तुर्क थे, अरब्स तो तुर्क नहीं है, और ये उस साम्राज्य के अधीन थे। हालांकि उनको अपना जीवन जीने का, अपना धर्म मानने का, अपनी संस्कृति, अपनी भाषा का पूरी आजादी थी। इनफैक्ट मेडिटेरेनियन पर अगर कोई भी साम्राज्य लंबे समय तक चला है तो ये आजादी दिए बिना वो चल ही नहीं सकता था। उसके बाद कोलैप्स हो गया ऑटोमन का और एक बहुत तगड़ा सेक्युलर रिपब्लिक मुस्तफा कमाल पाशा ने बना डाला। आज राष्ट्रपति हैं रजब तैयब अर्दोवान, जो पहले प्राइम मिनिस्टर थे, उन्होंने पूरा सिस्टम ही बदल डाला, सोचिए। और अब वो राष्ट्रपति बन गए, एग्जीक्यूटिव पावर वाले, पहले नॉन एग्जीक्यूटिव हुआ करता था। और उन्होंने बहुत एसर्ट करना शुरू कर दिया है। एक्टिवली ही इज एसर्टिंग, सीरिया हो, इराक हो, लीबिया हो, पूरा गल्फ हो, और नाटो का तो सदस्य देश है ही, तो रूस, ईरान, चाइना के साथ भी रिश्ते रखने हैं, और सऊदी अरब के साथ उन्होंने रिश्तों को बहुत मेंड कर लिया है। इजिप्ट, मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था, मुस्लिम ब्रदरहुड की वजह से दोनों का स्टैंस बिल्कुल अलग है, लेकिन दोस्ती उनके साथ भी कर बैठे हैं। तो इसका मतलब है कि अर्दोवान अपना इन्फ्लुएंस फुटप्रिंट सब तरफ चाहते हैं। तुर्की की राजनीति बड़ी अजीब है। वहां पे डेमोक्रेटिक इलेक्शंस भी हो रहे हैं जिनमें बहुत धांधलियां हो रही हैं, बहुत कॉमन आरोप है। सोचिए, एक डेमोक्रेसी में इलेक्शन में धांधली होता है दुनिया में ऐसा कहीं? ऐसा सोचना भी शोभा देता है क्या? स्ट्रॉन्ग प्रेसिडेंशियल अथॉरिटी, राष्ट्रवाद, इस्लाम, सिक्योरिटी कंसर्न, सब कुछ एक साथ चल रहा, मतलब गजब की खिचड़ी है वहां पे। तो सदियों का इतिहास तुर्की और अरब का है, लेकिन सदियों के इतिहास का मतलब 21वीं सदी में शेयर्ड इंटरेस्ट होंगे ऐसा बिल्कुल नहीं है, और इसी को हम समझने जा रहे हैं। तो प्यारे दोस्तों, ये हैं 57 मुसलमान देश, उनमें 22 अरब देश। आपको इसमें तुर्की दिख रहा है, जी हां, नंबर 52 पे तुर्की दिखेगा, जो कि एक मुस्लिम देश है, लेकिन वो अरब देश नहीं है। वहां तुर्कों ने पूरा साम्राज्य बसाया था और 600 साल उस्मानी साम्राज्य चला था, द ऑटोमन एम्पायर, विच वॉज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट एम्पायर्स एवर, जो इतिहास की तारीख हमें बताती है। अब मैंने ये 5 शब्द आपको बताए थे, तो इसमें ये जो थ्रेस की हम बात करते हैं, ईस्ट थ्रेस, ये वाले क्षेत्र को, जो तुर्की का हिस्सा है, साउथ ईस्टर्न यूरोपियन पार्ट, तो तुर्की का बड़ा हिस्सा यूरोप में घुसा हुआ है। आयोनिया, ये बहुत एंशिएंट समय से नाम चलता चला आ रहा है। तो पश्चिमी तुर्की में जो यूनान के साथ जुड़ा हुआ क्षेत्र है आयोनियन, ये क्षेत्र है एजियन सी के पास। एनातोलिया, ये है पूरा मेन टर्की, ये पूरा पेनिनसुला यानी प्रायद्वीप, जैसे भारत का एक तिकोना प्रायद्वीप है ना भैया, उसी तरह
ये पूरा एनातोलियन प्रायद्वीप कहलाता है। ये सब जाने बिना ना तो आप टर्की को समझ सकते हैं, ना इनके ज्योग्राफी पढ़नी पड़ती है, वेदर यू लाइक इट और नॉट, क्योंकि ये सारे समुद्र जैसे जुड़े हुए हैं। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में यही सारे कांड हुए थे। इनको समझे बिना ज्योग्राफी इज डेस्टिनी पता नहीं चलता है। प्रिजनर्स ऑफ ज्योग्राफी एक बहुत शानदार किताब है, खरीद लीजिए आज के आज और पूरी पढ़ डालिएगा, आपको बहुत अच्छे से जियो पॉलिटिक्स समझ में आएगा। कैपाडोशिया, कैपाडोशिया यहाँ का एक रगेड हिस्टोरिकल डिस्ट्रिक्ट है सेंट्रल एनातोलिया में। उसके अपने इतिहास में बहुत सारे रेफरेंसेस हैं। और फाइनली एशिया माइनर, तो ये क्लासिक ग्रीक रोमन टर्मिनोलॉजी है एशिया माइनर, समझ गए। इस तरह से पिछले 2 से 2,500 साल में ये 5 शब्द बार बार सामने आए हैं। गजब की कहानी। दोस्तों आपको बताते हुए बहुत खुशी है, हमारा जून और जुलाई का एआई टर्बोचार्जर का बैच यानी कि कोहोर्ट सफलतापूर्वक संपन्न, और अगला एआई टर्बोचार्जर संडे 27 सितंबर को कंडक्ट होगा। उससे भी अच्छी खबर यह है कि 15 अगस्त का स्पेशल ऑफर आपके लिए साइट पर उपलब्ध है। अभी के अभी turbocharger.billionhomes.ai की साइट ओपन कीजिए, नीचे लिंक में साइट दी है, आपको वहां 15 अगस्त का स्पेशल ऑफर मिलेगा, उसको लगा लीजिए और आज के आज एनरोल करें और 27 सितंबर की हमारी बैच में अपनी जगह सुनिश्चित कीजिए। अगर आपने आज तक एआई में कुछ नहीं पढ़ा है और एक दिन डेडिकेटेड हमको देके अच्छी शुरुआत करना चाहते हैं, फर्म फुटिंग, दिस इज द कोर्स एआई टर्बोचार्जर। होप टू सी यू। तुर्की की कोई भी कहानी इस्तांबुल की कहानी के बिना पूरी हो नहीं सकती। जो कॉन्स्टेंटिनोपल कहलाता था और जब मेहमेद द्वितीय ने उसके ऊपर कब्जा किया भयानक युद्ध के बाद, कुंस्तुनतुनिये उसका नाम हुआ, जो बाद में इस्तांबुल हो गया। तो ये क्या कहानी है? कॉन्स्टेंटिनोपल को आप जितना पढ़ते हैं उतना आप भौचक्के रह जाते हैं। कम से कम इसका 2400 साल का तो रिकॉर्डेड तगड़ा इतिहास है और ईसाइयों ने वहां एक बहुत शानदार सभ्यता बसाई जो फाइनली 1453 में उस्मानियों द्वारा, मेहमद द्वितीय द्वारा बहुत भयानक बड़ी तोपों की मदद से, जो तोपें भी यूरोप के ईसाइयों ने ही बना के दी थी क्योंकि उन्हें पैसा अच्छा मिला था, तो मेहमद द्वितीय ने सबसे बड़ी तोप बनाने वालों को बुलाया, उनसे ऐसी खतरनाक तोपें बनाई क्योंकि कॉन्स्टेंटिनोपल के चारों तरफ थियोडोसियन वॉल्स थी, मल्टी लेयर्ड, जिसको मोट कहते हैं, मतलब वो स्ट्रेटेजिक डिफेंस था, कोई तोड़ ही नहीं पाया 1000 साल में। इन कैनन्स ने, जो ईसाइयों ने ही बना के मेहमद को दी थी, उन्होंने कॉन्स्टेंटिनोपल को, बिजेंटिन एम्पायर को तबाह कर दिया और फाइनली उसको कब्जा कर लिया और वो तब से टर्की का अभिन्न अंग बन के है। तो बिजेंटीन की ये पूरी कहानी राजा कॉन्स्टेंटीन 1 से शुरू होती है 330 बीसी से, और जस्टिनियन 1 के समय हेगिया सोफिया, थियोडोसियन वॉल, रोमन लॉ कोडिफिकेशन, मतलब बहुत ही बड़ी सभ्यता, बहुत ही खतरनाक रूप से प्रगतिशील सभ्यता। सदियों तक धीरे धीरे ये कमजोर होता रहा और आखिरी धक्का, एक धक्का और दो, थियोडोसियन वॉल्स को तोड़ दो बोल के मेहमद द्वितीय घुस गए अपनी तोपें लेके और फाइनली टर्की को ये बहुत बड़ी विक्ट्री उस समय उस्मानियों को हासिल हुई। ये जानना बहुत जरूरी है, इसलिए हमने बताई। अब छलांग लगाते हैं 21वीं सदी में। प्यारे दोस्तों, 21st सेंचुरी में सबसे पहले तो 600 साल के एम्पायर को फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद तबाह हो गया था वो, वैसे भी तुर्किक लोगों ने विद्रोह कर दिया और उन्होंने इस एम्पायर को ऑफिशियली खत्म किया और जो आखिरी राजा था उसको बोला अब आप अपनी तशरीफ यहां से ले जा सकते हैं, अब अपना मुंह मत दिखाइएगा, रवाना कर दिया गया। और ये सारा काम जिन्होंने किया उनके लीडर थे मुस्तफा कमाल पाशा। अब 1923 में राष्ट्रपति बनते ही उन्होंने ये तय कर लिया कि मैं तुर्की को एक यूरोपियन कंट्री जैसा मॉडर्न और प्रोग्रेसिव बना दूंगा। तो फिर जो जो करना है उसके लिए वो सब उन्होंने किया और वही रूप तुर्की का हमारे सामने है आज भी। ये सारे लीडर्स, लंबी लिस्ट है, वेबसाइट पे आप पूरी देख लीजिएगा, आप अच्छे से पढ़ें इसलिए मैंने बना दी है। अर्दोवां का उदय होता है 2003 में और वो अभी तक बराबर 22-23 साल बाद बने हुए हैं और पूरी तरह रिपब्लिक को अपनी मुट्ठी में कर चुके हैं, कर लो दुनिया मुट्ठी में वाली स्टाइल में। और पहले प्रधानमंत्री थे, खुद को राष्ट्रपति बना दिया और वो भी एग्जीक्यूटिव, और हर तरीके से पुराने ढांचे को बदलने में लगे। जैसे मैंने कहा, मुस्तफा कमाल अतातुर्क का ढांचा बनाया इतना मजबूत था
कि वो उसको बदल नहीं पाए, लेकिन धीरे 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 लगे पड़े। तो प्यारे दोस्तों, ऑटोमन शैडो वो है जहां से ये पूरी कहानी बनती है। तो आज के अरबों के साथ रिश्ते देखने हैं तो आपको उस्मानी साम्राज्य पढ़ना पड़ता है। इस पर बहुत सारा कंटेंट आपको YouTube पर भी मिलेगा, सब तरफ मिलेगा। हमारा हिस्ट्री का भी एक कोर्स हम आगे लाएंगे, उसमें भी पूरा ये पढ़ाएंगे। ऑटोमन एम्पायर आप देख सकते हैं कि पूरे अरब विश्व पर इनकी धाक थी, ये सब इनके अधीन ही थे सदियों तक। तो नेचुरली बहुत सीधी सी बात है, अगर टर्क्स एंड द अरब्स वर लिविंग अंडर द सेम इंपीरियल सिस्टम और पूरे अरब मध्य पूर्व जो आज का पूरा है, जीसीसी हो बाकी का हो, अगर उस पर उस्मानी साम्राज्य था तो नेचुरली बहुत इंटरमिंगलिंग हुई होगी, एक दूसरे पर इन्फ्लुएंस आता है, मिक्सिंग होती है। लेकिन ऑटोमन्स की इस बात के लिए दाद देनी होगी जैसे पहले के रोमन्स की देनी होगी, उन्होंने अरब आइडेंटिटी को बिल्कुल भी तबाह नहीं होने दिया। यह नहीं कहा कि इनकी आइडेंटिटी को मैं इरेज कर दूंगा। तो तुर्क्स वर्सेस अरब्स कभी नहीं रही, ये मोर और लेस एडमिनिस्ट्रेशन की लड़ाइयां होती थी, लोकल एलिट्स की लड़ाइयां होती थी, रिलीजन को लेकर स्कर्मिशेस होती थी, लेकिन ऐसा नहीं कि अरब आइडेंटिटी खत्म कर देंगे। ऑटोमन सुल्तान जो होता था वो खुद को खलीफा भी कहता था ताकि सुन्नी विश्व में उसको एक तमगा हासिल हो। अब आप याद कीजिए मैंने पहले क्या कहा था, रजब तैयब अर्दोआन जो आज के राष्ट्रपति हैं, उनको भी ये बहुत ज्यादा सनक चढ़ी थी कि मैं पूरे मुसलमान विश्व का खलीफा बन जाऊंगा। आज से 8-9 साल पहले की बात बता रहा हूं। दुनिया बदल गई और अब ईरान से नए खलीफा उठ खड़े हुए, तो अब वो सनक थोड़ी सी कम हो गई कि मैं खलीफा बनूंगा। बिकॉज द वर्ल्ड हैज चेंज्ड इन वेरी सब्सटैंशियल वेज एंड वी आर डेस्टिन्ड फॉर अ वेरी मेसी मल्टीपोलर अनस्टेबल वर्ल्ड। तो ऐसे में खलीफा तो कोई वो क्राउन पहनना चाहेगा नहीं। तो इस तरह से मॉडर्न टर्किश अरब रिलेशंस का एक बहुत इमोशनल हिस्टोरिकल बटन तो एग्जिस्ट करता ही करता है। जब ये ऑटोमन पास्ट सामने आया तो मुस्तफा कमाल पाशा के सामने चॉइस थी, वो खुद को खलीफा बना सकते थे और आराम से अगले ऑटोमन सम्राट बन सकते थे। कौन उनको रोकता? जब एक नया देश बनता है, नया रिपब्लिक उस वक्त जिनके हाथ में आता है, वो तो उनका चरित्र होता है जो फिर गढ़ता है सब कुछ। अगर वो चाहें तो डेस्पोटिक डिक्टेटर बन सकते हैं, अगर चाहें तो प्रोग्रेसिव सेक्युलर बन सकते हैं। तो मुस्तफा कमाल पाशा ने प्रोग्रेसिव सेक्युलर रास्ता 23 से अपनाया, उस्मानी साम्राज्य को समाप्त कर दिया, कैलिफेट को एबॉलिश कर दिया, राजा जी को बोला निकल लीजिए पतली गली से। सेक्युलर रिफॉर्म लेकर आए, पुराने लीगल स्ट्रक्चर सारे बदल दिए, यूरोपियन कानून लागू कर दिए, यहां तक कि सारे पुराने कपड़े पहनने के अंदाज बदल दिए गए, खाने पीने के अंदाज बदल दिए गए, रहने के अंदाज बदल दिए गए, पूरी तरह से मॉडर्न वेस्टर्न स्वरूप अपना लिया गया। मतलब टर्की को लिटरली उन्होंने 180 डिग्री दूसरी दिशा में घुमा दिया और उसमें वो सफल हो गए और टर्की का पूरा चरित्र ही बदल गया। उसी के साथ टर्की को वेस्टर्न पावर्स का पूरा सपोर्ट मिलना शुरू हुआ, वो नेटो का सदस्य देश बाद में बना, एटसेट्रा। इसलिए अतातुर्क ने फादर ऑफ द टर्क्स, फादर ऑफ द नेशन इनको कहा जाता है। तो प्यारे दोस्तों, ये पूरा बैकग्राउंड समझ में आया आपको? अब ये हमने अभी क्यों बताया, अरब देश जिस दिशा में गए तुर्की उससे बिल्कुल अलग दिशा में चला गया। उसमें टर्किश नेशनलिज्म भी रहा, सेक्युलरिज्म भी रहा, स्टेट बिल्डिंग भी रही और वेस्टर्न इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क भी रहा। अरब देशों में इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क्स तो हैं ही नहीं वेस्टर्न वाले, उनका अपना या तो इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क इस्लाम के आधार पे है, शरिया के आधार पे है, या मोनार्की जैसे सऊदी अरब में है, उस हिसाब से वो काम करते हैं। और उसमें प्रॉब्लम यही होती है कि सिटीजन का तो कॉन्सेप्ट ही नहीं होता है। यू आर प्रैक्टिकली अ सब्जेक्ट, कहने को आप होंगे नागरिक, लेकिन आपके पास कोई अधिकार नहीं होते। जैसे भारत में चैप्टर 3 फंडामेंटल फ्रीडम्स, इतनी शानदार फ्रीडम्स हमें दी गई है 1950 से, वो इन अरब देशों में नहीं मिलेगी। लेकिन वो मुस्तफा कमाल पाशा काफी हद तक लेकर आ पाए और टर्की यानी अंकारा लगातार पश्चिम की तरफ उन्मुख रहा, पूर्व की तरफ नहीं। और एक सवाल आता है इस वजह से, तुर्की क्या है? यूरोपियंस हैं, मिडिल ईस्टर्न हैं, मुस्लिम हैं, ओरिजिनल तुर्किक हैं, मेडिटेरेनियन हैं, या सब कुछ एक साथ हैं? इसका जवाब यह है
अगर आप रजब तैयब अर्दोआन की नीतियों को देखें तो उनकी पॉलिसीज पे से अगर हम निष्कर्ष निकालें तो ये लोग सब कुछ हैं, क्योंकि वो सबके साथ रिश्ते बना के चलना चाह रहे हैं। ऑफ कोर्स उन्होंने दुश्मनियां भी पाल रखी हैं, लेकिन मोटे तौर पर उनके व्यवहार से और पॉलिसीज से लगता है कि वो तो सब कुछ ही होना चाहते हैं। तो फाइन, ये है पूरी कहानी। तो खैर, मुस्तफा कमाल पाशा के बारे में आपको अच्छी चीजें कुछ पता चली। अर्दोआन ने तुर्की को खींच के अरब पॉलिटिक्स के बीचों बीच लाके खड़ा कर दिया। सीरिया और इराक हो, अंदर तक इन्वॉल्व रहे। लीबिया हो, बहुत गहरे तक इन्वॉल्व रहे। लीबिया का पूरा मुअम्मर कद्दाफी का जो कोलैप्स हुआ, क्योंकि मुअम्मर कद्दाफी वेस्ट के हिसाब से बहुत खतरनाक आदमी था, हालांकि अपने लोगों के लिए वो बहुत अच्छे थे। कतर हो, कतर इनका बहुत अच्छा दोस्त बन गया है, मुस्लिम ब्रदरहुड को सपोर्ट करता है जैसे तुर्की करता है। सऊदी अरब से भी रिश्ते उन्होंने सुधारे हैं और कोई एक सिंगल अरब पॉलिसी फॉलो नहीं करते हैं। और ये सारा काम अर्दोआन ने किया है, वेरी विजिबल रोल। अब सीरिया और इराक में इन्वॉल्व इसलिए हुए हैं क्योंकि कुर्दिस्तान और कुर्दिश लोगों का बहुत बड़ा इशू है जो इनको परेशान करता रहा है। लीबिया में इन्होंने बहुत दखल दिया, कतर के साथ रिश्ते बहुत तगड़े बना लिए और सऊदी के साथ टूटे रिश्ते सुधार लिए। तो कोई सिंगल अरब पॉलिसी है ही नहीं, इट इज एन एड हॉक पॉलिसी। Whatever serves his national interest, he does that, और his personal interest, he does that। तो यह है तुर्की की अरब देशों के साथ कहानी। एक एक कंट्री के साथ अलग अलग देखना पड़ता है। अरे भाई, एक ही बना लेना, पढ़ना आसान, पढ़ाना आसान, समझना आसान, समझाना आसान, लेकिन नहीं। तो ये कुर्दों का मामला है क्या, बहुत बड़ा टॉपिक है। देखिए, कुर्द जो है ना, ये एक नस्लीय समूह है और वो पूरे अनातोलिया में, यानी तुर्की में, इराक, सीरिया, ईरान में सब तरफ फैले हुए हैं। और उनकी लंबे समय से डिमांड अपने एक होमलैंड की रही है, जो तुर्की को बिल्कुल घिग्गी बन जाती है उसकी सुन के, क्योंकि हैं बहुत स्ट्रांग लोग कुर्द, उनकी आइडेंटिटी बड़ी स्ट्रांग है। तुर्की की जो पूरी स्ट्रेटेजी रही है उसमें सीरिया सेंटर पॉइंट रहा है, क्योंकि वहां जो कुछ होता है उसका असर सीधे टर्किश बॉर्डर्स पे आता ही आता है। आप देख ही सकते हैं मैप में कुछ चीजें नॉट टू द राइट रेशियो होंगी, उसके लिए क्षमा। ये एक मोटे तौर पर रिप्रेजेंटेटिव ही माने इसको आप। तो दोस्तों, सीरिया के साथ जो भी कुर्दिश एंगल है वो इनको बहुत तंग करता है, और कुर्द तो सीरिया, ईरान, इराक सब तरफ फैले हुए हैं। कॉन्फ्लिक्ट जो है टर्की के अंदर, कुर्दिश लोग अपनी आइडेंटिटी, अपने राइट्स, अपना ऑटोनॉमस रीजन, ये सब मांगते हैं, और उनके समूह का नाम है पीकेके, जिसे अर्दोआन पूरी तरह जड़ से खत्म करने के लिए कटिबद्ध हैं। लेकिन वो बहुत पावरफुल है, इसलिए वो उतना नहीं कर पाए जितना वो चाहते थे। और तुर्की कहता है कि इनसे जुड़े लोग सारे आतंकवादी हैं और हम किसी को भी नहीं छोड़ेंगे। और पश्चिम के कई लोगों का सपोर्ट पीके के साथ है, क्योंकि उसकी बहुत सारे दूसरे और सेकंड लेवल बहुत सारे रिलेशनशिप्स हैं। इस वजह से अमेरिका के साथ इनके रिश्ते कई बार नरम गरम होते रहते हैं। कुर्दिश कॉन्फ्लिक्ट ने टर्किश डोमेस्टिक पॉलिटिक्स पे बहुत लंबा असर डाला है, और अभी अभी 2026 में कानून बना है कि पीकेके, कुर्दिश लोगों का सबसे बड़ा संगठन, इसको हम जड़ से ही खत्म कर देंगे। अगर ऐसा होता है तो ये पूरी दिशा और दशा यहां की बदल जाएगी। हालांकि कोई भी ऐसा बड़ा संगठन हमेशा के लिए कभी खत्म नहीं होता है, वो फिर उठ के खड़ा हो जाता है, क्योंकि जो लॉन्ग रनिंग संगठन होते हैं वो एक्चुअली विचारधाराएं बन जाते हैं, फिर वो लोगों के दिलों में रहते हैं, तो उनको खत्म नहीं किया जा सकता, सबड्यू जरूर कर सकते हो। और यह ऑल्टरनेटिव विजन बहुत अच्छा। तो आइए सेशन को समाप्ति की तरफ ले जाते हैं। थोड़ा लंबा सेशन रहा क्योंकि बड़ा टॉपिक है, उसमें भी हम गागर में सागर बनने का प्रयास कर रहे हैं। सब्सक्राइब जरूर कर लेना, लाइक करके दोस्तों तक बात पहुंचाओ, और ग्लोबल अफेयर की साइट हमने आपको दे ही दी है, लिंक नीचे है, उसको अच्छे से देखो, पढ़ो, आपको बहुत फायदा होगा। अमेरिका के साथ, क्योंकि ये नेटो का सदस्य देश 1952 से है, लंबा दोस्त हो गया, लंबे समय से दोस्ती हो गई, तो ये तो फॉर्मल वेस्टर्न मिलिट्री एलाय है भाई, औपचारिक रूप से सैन्य गठबंधन ही है। अटैक ऑन वन विल बी अटैक ऑन ऑल, याद आया ना मक्का जेडीए। लेकिन इन दोनों के बीच मतभेद बहुत ज्यादा हैं, सीरिया को लेके, कुर्दों को लेके, तुर्की ने जो रशिया से S-400 सिस्टम खरीदे उनको लेके, लेकिन अर्दोआन झुकने को तैयार नहीं है। रूस के साथ राइवलरी भी है, कोऑपरेशन भी है, क्योंकि सीरिया और लीबिया में इनकी कंपटीशन बहुत रही है। ईरान के साथ हिस्टोरिक रीजनल कंपटीशन रही है, लेकिन वर्तमान में
आगे बढ़ के किसी भी तरह की दुश्मनी ईरान के साथ तुर्की नहीं निकाल रहा है, और अब तो वो शायद निकालेगा भी नहीं। अंदर की खबर ये आई है कि यूएई ने चुपके से ईरान से दोस्ती कर ली। ये बहुत बड़ी खबर है। अब याद कीजिएगा, पिछले कई वीडियोस में मैंने अनेकों बार बोला था, ईरान रीजनल हेजेमॉन बन चुका है। मध्य एशिया की सबसे बड़ी शक्ति अब सिर्फ ईरान है। जितने गल्फ स्टेट हैं, अब उनके सामने ऑप्शन यह है, लड़ते रहो लड़ते रहो लड़ते रहो, बर्बाद हो जाओ, या चुपके से ईरान को पैसा दे दो, दोस्ती कर लो, वो जो मांग रहा कर लो और अपनी तरक्की करवाते रहो। खबर यह है कि यूएई ने अपने पूरे बिजनेस मॉडल को बचाने के लिए, नेचुरली रॉयल फैमिली को बचाने के लिए और दुबई के मॉडल को बचाने के लिए ईरान के साथ सब कुछ सौदा कर लिया है। अब यह अजीबोगरीब खबर लग सकती है, लेकिन ऐसी खबरें हैं which actually very clearly proves what we had been assessing all these months कि ईरान ने ये गेम जीत लिया और उसको जबरदस्त फायदा होगा, और उसको कोई जल्दी ही नहीं। वो आराम से बोल रहा है ठीक है, कितने भी साल लग जाएं, अब सब आएंगे हमारी शरण में, और आ तो गए। टर्की इस बात को देख ही रहा होगा ना। चाइना के साथ बहुत डीप रिलेशंस अब इन्होंने बना लिए हैं और एससीओ में डायलॉग पार्टनर बन गया है, लेकिन ब्रिक्स और एससीओ की फुल मेंबरशिप नहीं है। तो सीधी सी बात है, अलग अलग शक्तियों के साथ अर्दोआन टर्की को जोड़ रहे हैं। किसी भी एक के साथ ना बहुत गहरी दोस्ती है, ना बहुत गहरी दुश्मनी है। और फाइनली कुछ और बारीक पॉइंट, तुर्की ईस्ट और वेस्ट का ब्रिज बन के रहना चाहता है, बिल्कुल रहेगा। इंडिपेंडेंट पावर सेंटर बन के रहना चाहता है। केस टू केस बेसिस पे अरब रिलेशंस बना के रखना चाहता है। डोमेस्टिकली कॉन्स्टिट्यूशनली तो यह धर्मनिरपेक्ष है, लेकिन सुन्नी इस्लाम का सोशल इन्फ्लुएंस बहुत ज्यादा बढ़ता जा रहा है अंडर अर्दोआन। पॉलिटिकल सिस्टम प्रेसिडेंशियल से अब ये पार्लियामेंट्री से, प्राइम मिनिस्टर से प्रेसिडेंशियल हो चुका है, और इकोनॉमिक बेस इनका बहुत स्ट्रांग है। इस वजह से टर्की बिल्कुल भी इग्नोर नहीं किया जा सकता है। अलग अलग ये रीजनल ग्रुपिंग्स मैंने फिर यहां लगा दी हैं, इसमें आप अलग अलग जगह टर्की का नाम पाएंगे। जैसे फॉर एग्जाम्पल आप अगर ये देखेंगे, इको, इसमें आपको टर्की दिखाई देगा। सेंटो, इसमें आपको टर्की दिखाई देगा। आरसीडी, इसमें टर्की दिखाई देगा। मक्खा जेडीए, इसमें तो टर्की है ही। और उसने बोला कि भाई इजिप्ट तुम भी आ जाओ। इजिप्ट ने बोला अभी तो जरा आराम से हम थोड़ी नींद निकाल लें, फिर आते हैं। तो यह है कहानी तुर्की एंड द अरब वर्ल्ड की। आइए नॉलेज सेंटर पर सब कुछ पढ़िए, लिंक नीचे दी है, स्वागत है आपका। इसी के साथ अब एक वीडियो हमारा इस सीरीज का बचा है, वो भी बहुत जल्द आप तक हम लेकर आएंगे, जिसके साथ एक फिनिशिंग टच हो जाएगा। उम्मीद करता हूं आज का भी आपको बहुत अच्छा लगा। अच्छा तो आपको एआई टर्बो चार्जर भी लगेगा। 27 सितंबर संडे को यह कोर्स फुल डे का होगा, लिंक नीचे दी है। इंडिपेंडेंस डे स्पेशल बेनिफिट ऑफर ऑन है, जाइए साइट पर, आपको वहां बेनिफिट ऑफर दिख जाएगा, एनरोल कर लीजिए आज के आज। उम्मीद करते हैं आप हमारे साथ इस कोर्स में आएंगे। हमारे चैनल को सपोर्ट करने के लिए ज्वाइन का बटन नीचे ही है। तुर्की एंड अरब्स अ लॉन्ग एंड कॉम्प्लिकेटेड स्टोरी। जितना मैंने पिछले दशकों में मिडिल ईस्ट को पढ़ा, उतना मुझे समझ में आया कि अगर कोई भी आपको ऐसा आदमी मिले जो ये बोल दे कि आई अंडरस्टैंड द मिडिल ईस्ट, ही डजंट अंडरस्टैंड इट एट ऑल। एक जन्म कम है इस पूरे क्षेत्र को पढ़ के समझने के लिए। इतने लेयर्स हैं, क्योंकि 2-2.5 साल का इतिहास है ना भाई, और वो भी इतना मल्टी ह्यूड। तो इसी के साथ आज का सेशन ही समाप्त करते हैं दोस्तों। नमस्कार, जय हिंद।